ढेर सारे नौजवानों को भी, यहाँ सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ताओं को भी हमने सुना है। तो मुझे रहा है कि चंदौली एक बार फिर राजनीतिक रूप से खड़ा होगा और पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जन राजनीति को खड़ा करने का एक मॉडल बनेगा। देखिए, कर्पूरी जी के बारे में आप सब लोग जानते हैं, तो मैं एक बात आपसे कहना हूं कि देखिए, व्यक्तियों की पूजा करना हमारे देश की लोकतांत्रिक परंपरा में नहीं रहा है। जैसे मान लीजिए, बुद्धो नमाय लोग बोलते हैं। बुद्ध किसी भी धर्मशास्त्र, किसी भी अवतार और किसी भी ऐसे विचार को नहीं मानते थे जो जनता के बुनियादी जो प्रश्न है उससे अलग हो। देखिए, ये इस देश की विडंबना है। एक धारा हिंदुस्तान में जिसको सामाजिक अधिकार की धारा कहते हैं, बाद में उनको सामाजिक न्याय की धारा के बतौर रखे। साहू जी महाराज, ज्योतिबा फूले, डॉक्टर अंबेडकर और लोहिया, अगर आप लोगों ने इनको पढ़ा हो, ये हमारे फाउंडेशन के, हमारे जिंदगी के, हमारे सामाजिक जीवन के बड़े व्यक्तित्व रहे हैं। ये माना जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर दलितों की राजनीति करते थे या लोहिया जी पिछड़ों की राजनीति करते थे। ये गलत है। आप अगर देखिएगा, डॉक्टर अंबेडकर भी और लोहिया जी भी वो ये चाहते थे कि अगर भारत को उन्नत होना है, एक लोकतांत्रिक समाज बनाना है, एक व्यवस्था बनानी है, तो जातियों का जो मकड़ जाल है इसको तोड़ना होगा और जातियों का विनाश करना होगा। इधर के 20-25 वर्षों में कुछ लोग उभर गए, उभर करके उन्होंने इस पूरी बहस को ही जोड़ दिया दूसरी जगह, जिसका लक्ष्य किसी तरह से सरकार बनाना हो गया। सरकार तो नहीं बना पाए, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को सही मायने में जो इस समाज को बदल सकता था, उस बड़ी आबादी को उन्होंने भ्रम में डाल दिया। डॉक्टर अंबेडकर के विचारों के खिलाफ था। डॉक्टर अंबेडकर को कहिए तो सर के बल पर खड़ा कर दिया। आप पढ़िएगा, डॉक्टर अंबेडकर भी बहुत चिंतित रहते थे, लोहिया जी भी दुखी रहा करते थे कि जिन लोगों को हमने सोचा था समाज बदलने का ये माध्यम बनेंगे, वो सत्ता लोलुप हो गए और अपनी विचारधारा से कट गए। तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम कर्पूरी जी को याद क्यों करते हैं। इसलिए नहीं कि वो मुख्यमंत्री थे, इसलिए नहीं कि गरीब परिवार में पैदा हुए थे, ये गुण था, ये सच है, लेकिन इससे भी बड़ा सवाल था जिसको मैं 3 सवालों को आपके सामने रखता हूँ। कर्पूरी जी सरकार और प्रशासन में वाजिब प्रतिनिधित्व की बात जरूर करते थे, जो बाद में लोगों ने पूरी उस परिघटना को कि कितना आरक्षण देना है, कितना आरक्षण नहीं देना है, यहाँ उन्होंने खत्म कर दिया। लेकिन उनका 2 बहुत बड़ा सवाल था
विश्वनाथ प्रताप सिंह जी भी जब मंडल कमीशन की रपट ले आ रहे थे, उनके भी दिमाग में था कि महज आरक्षण दे देने से पिछड़ों के काम नहीं बने, उनके लिए संसाधन जुटाना बहुत जरूरी है, राष्ट्रीय संपत्ति में हिस्सेदारी करना बहुत जरूरी है। यही वो बात था जो कर्पूरी जी ने भारत के इतिहास में, दक्षिण को छोड़ दीजिए, तो उत्तर भारत में पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कहा कि आरक्षण के साथ साथ हम उनके लिए संसाधन की व्यवस्था करेंगे। यही नहीं, एक कदम और आगे बढ़े। ये जो कोऑपरेटिव सहकारी खेती की बात है, छोटी जोतों को लाभकारी बनाने की बात है, कर्पूरी जी ने इस सहकारीकरण के लिए बिहार में कार्यक्रम बनाया। आज अगर हमारे देश में सहकारीकरण रहा होता तो ये देश विदेश के बड़े बड़े बिल्डर, बड़े बड़े पूंजीशाह हमारी और आपकी जमीन को जैसे तैसे भाव में खरीदकर पूरे देश को नए सिरे से अपनी गुलामी में जकड़ना शुरू कर दिया। तो मैं कर्पूरी जी के संदर्भ में देखता हूँ और मेरी मीटिंगों में यहाँ अरविंद जी से भी, शर्मा जी से भी हमने एक अनुरोध किया था कि 100 साल पूरे हुए कर्पूरी जी को, कर्पूरी जी के माध्यम से आप बहुत बड़ी बात जो आज दिख रही है चंदौली में ले जा सकते हैं, और जो पूरी राजनीति माफियाओं के हाथ में आ गई है उसको छीन के फिर जनता के बीच में आप पहुंचा देंगे। यह जो मौका है, आज का दिन ही नहीं, हमने रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान पूरे प्रदेश में शुरू किया है और उसमें पूर्वांचल के हमारे अध्यक्ष अरविंद सिंह जी हैं, और अरविंद सिंह जी इसके लिए सबसे काबिल और प्रतिबद्ध साथी थे और इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय को नए सिरे से परिभाषित करना होगा। कुछ जातियों का समूह नहीं बनाना है, ये जाति ये जाति ये जाति, और कुछ एक जाति को आप खलनायक बना करके उसके खिलाफ लड़िए। आज वो दुनिया बदल गई है। आज जिस दुनिया में आप रह रहे हैं, नई जाति पैदा हुई है जो माफियाओं की है, अपराधियों की है, अंबानियों की है, अडानियों की। इनकी नीतियों के खिलाफ, इनकी लूट के खिलाफ आज के दौर में जो कर्पूरी जी को मैं देखता हूं, 5 समूह मेरी नजर में ऐसे हैं जो समाज में, एक तो भाजपा को जो उसकी बढ़त है उसको रोक देंगे, आरएसएस की राजनीति को परास्त करेंगे, साथ ही साथ इस देश में जो कायाकल्प करना है लोकतांत्रिक राजनीति का, कि वो बाहक हो। उसमें मैं मानता हूं एससी हैं, एसटी हैं, पसमादा मुसलमान हैं, बैकवर्ड और बैकवर्ड में भी खास तौर अति पिछड़े और महिलाएं। ये झलक अगर आप देखिएगा तो कर्पूरी जी की उस योजना में भी दिखता है। तो ये अगर हमारे केंद्र हैं तो जातियां टूटेंगी। हम इनको जाति नहीं मानते। डॉक्टर अंबेडकर को भी अगर आप गंभीरता से पढ़िए
अगर वो जातियों को ही जोड़ने की बात करते तो एससी की बात क्यों करते? नाम दिया, एससी एसटी एक नाम दिया, किसी जाति का नाम नहीं था, यह एक सामाजिक श्रेणी उन्होंने बनाया। हमें ये 5 जो लोग हैं इनको मैं जाति समूह नहीं मानता, इनको इस समाज में आर्थिक रूप से भी सामाजिक रूप से भी शोषित और उत्पीड़ित समाज मानता हूँ। और इन्हीं को जागृत करने के लिए गांधी जी ने भी काम किया, डॉक्टर अंबेडकर ने भी काम किया, लोहिया जी ने भी काम किया, ताकि हमारा एक नागरिक समाज बन सके और जाति के कुप्रभाव से हमारा देश मुक्त हो सके। मैं उम्मीद करता हूँ रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान पूरे प्रदेश में मजबूत होगा और चंदौली उसकी अगुवाई करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं अभी राजनारायण जी के भी उनके पुण्यतिथि पर गया था, आज मैं कर्पूरी जी के जन्म तिथि पर आया हूँ। और जितनी बड़ी अरविंद जी को हमें बधाई देना है, अरविंद जी के साथियों को बधाई देना है कि समाज के जो सोचने वाले अगुआ लोग हैं उनकी जितनी बड़ी उन्होंने गोलबंदी की है, वह ये उम्मीद जताती है कि चंदौली माफियाओं के राज से मुक्त होकर के फिर जनता के राज में खड़ा हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। 2 बातें हम कहेंगे, अरविंद जी ने विस्तार से कह दिया और साथियों ने भी कह दिया। आरएसएस के लोग एक जिद पर है जो कतई व्यवहारिक नहीं है। वो इस जिद में है कि उनकी विचारधारा सर्वश्रेष्ठ है, इसी से भारत मजबूत होगा। उन्होंने गांधी जी के खिलाफ, कभी आप YouTube में जाइए, एक से एक भद्दी और गंदी बातें करते हैं, सरकार चुप रहती है। एक श्वेता चतुर्वेदी बहुत बड़ी पत्रकार थी, उन्होंने एक किताब लिखी और उसमें उन्होंने कहा जितने लोग लोगों को ट्रोल करते हैं उनका समर्थन माननीय मोदी जी करते हैं, उनको भोजन पर भी बुलाते हैं। वो ट्रोलर का काम क्या है? वो गांधी को गाली दे, नेहरू को गाली दे, अंबेडकर को इसलिए बख्शे हुए हैं कि वो सोचते हैं कि इस हिस्से को हमको जोड़ लेना है, इसलिए अंबेडकर पर वो चोट नहीं करते, वो डरे हुए लोग। देखिए, हमने अगर 47 में यह रास्ता न लेता, हमारे पूर्वजों ने आज़ादी की लड़ाई में यह अगर रास्ता न लेते, तो आज हमारे देश में लोकतंत्र भी नहीं बचता और ये देश भी अखंड रह पाता, ये कहना बड़ा मुश्किल। इसलिए उन्होंने कहा कि हमारी पहली पहचान भारतीयता की, इसमें सिख भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें मुसलमान भी हैं। ये भारत के निर्माण करने वाले ये ताकतें हैं जिनकी एकता हमारी संप्रभुता को भी बचाएगी, हमारे देश को भी बचाएगी। थोड़ा नजर उठा के देखिए ना, बहुत सारे देशों में, पाकिस्तान के बारे में ही नजर उठा के देख लीजिए। पाकिस्तान में जिन्ना साहब इस्लाम के नाम पर जो राज्य बनाए, वो बांग्लादेश को अपने साथ नहीं रखा, और आज भी वहाँ बलूची और सिंधी लड़ते हैं कि हमको अलग कर दो। भारत में अब हम कहीं ऐसा नहीं सुनते, पहले भले कुछ बातें रही हों, कोई सूबा रहता कि हम संप्रभु भारत राज्य से अलग होना चाहते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। यहाँ तक कि कश्मीर भी, जब पहलगाम घटना हुई, हमने देखा कश्मीर की घाटी में, हमने देखा मुसलमान जमात पूरी ताकत से खड़ी हुई और आतंकियों के खिलाफ उसने नारेबाजी की, आतंकियों के खिलाफ उन्होंने माहौल बनाया।
तो मैं ये कह रहा हूं कि ये पागलपन का काम जो आरएसएस के लोग कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, इस पागलपन से जनता को बचना है। अभी मैं एक रिपोर्ट आप बापू खरीदे, उस पर भी आपको टैक्स देना होगा और ये टैक्स बड़े पूंजीपतियों के खजाने को मजबूत करने के लिए उपयोग किया जाता है। मैं 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहता हूं और कोई मैं भाषण देने के लिए बात नहीं कह रहा हूं। अगर कोई आरएसएस बीजेपी का भी सुन रहा हो तो उसको मैं कहता हूं कि आप मुझे सही करा दीजिए अगर हमने कुछ गलत बोला है। हमारे देश में अर्थव्यवस्था की हालत क्यों इतनी खराब हो गई? रुपए का इतना बड़ा अवमूल्यन क्यों हो गया? $1 में अब 90 रुपए से ज्यादा, और ये दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। जैसे अभी आप देखो ईरान में $1 का मतलब है 12 लाख रियाल, और अगर इसी तरह से डॉलर की तुलना में हमारा रुपया घटता गया तो हम दुनिया से महंगे दामों पर माल को खरीदेंगे। और ट्रंप ये चाहता है कि जो खरीद हो वो डॉलर में हो। लेकिन एक अच्छी बात हुई है, कुछ देश सचेत हो गए। तीसरी दुनिया के कुछ गरीब मुल्क जो आज शक्तिशाली बन गए, वो लोग सचेत हो गए। उन्होंने कहा कि हम रुपए में और अपने लोकल करेंसी में व्यापार करेंगे। ये एक उम्मीद बनाती है कि हम डॉलर पर निर्भर नहीं रहेंगे, और जिस दिन डॉलर पर निर्भरता अगर खत्म हो गई, उसी समय दुनिया में जो चौधराहट है अमेरिका की, वो अभी खत्म हो जाएगी, उसको कोई बचा नहीं सकता। यह अर्थशास्त्रियों से लेकर समाजशास्त्रियों तक की व्याख्या है। मैं ये कहना चाहता हूं, आप कितना विदेश से कितनी पूंजी ले आए, हमारे देश में कितना डेवलपमेंट में आपने खर्चा किया है? उत्पादन के क्षेत्र में, मछली पालन के क्षेत्र में, दूध के क्षेत्र में, खेती में आपका खर्चा तो नहीं दिखता। किसान एक बात केवल कह रहा है कि भाई हमको एमएसपी दे दो। सहकारीकरण की भी बात नहीं कह रहा है केवल हमको एमएसपी दे दो। आप एमएसपी भी उसको नहीं दे रहे, और इसका फायदा किसको मिलता है? हमारा अगर किसान लूटा जाता है, हमारा अगर बुनकर लूटा जाता है, हमारा अगर मजदूर लूटा जाता है, तो हम फिर से दुनिया की उन ताकतों के चंगुल में फंस जाते हैं जो अपना आर्थिक साम्राज्य बनाए हुए हैं, और उसका सबसे बड़ा सरगना अमेरिका है। मैं कह रहा हूं कौन सी नीति है, आप जरा हमें बताओ। हमारे देश में ये प्रचलन है कि लक्ष्मी माई खुश हुई है, इसलिए इनके यहाँ खूब धन आ रहा है। यह एक पुराने जमाने की बात है, इससे बाहर निकलिए। ये कमाई कैसे हो गई है? इस कमाई को अगर समझना है कि हिंदुस्तान में पूंजीपति कैसे बनता है, मैं बिरला और टाटा पुराने युग की बात नहीं कह रहा हूं, आज के 2 बड़े घरानों के बारे में मैं बात कर रहा हूं। अंबानी और अडानी, ये जो बहुत बड़े पूंजीपति बने, ये किसकी संपत्ति लूटे? ये आंध्र से, तेलंगाना से जो इन्होंने गैस का मालिकाना इनको सरकार ने दे दिया, उससे मनमाने ढंग से इन्होंने धन उगाहा। गैस जब चाहते हैं दाम बढ़ा देते हैं, पेट्रोल का जब चाहते हैं दाम घटा देते हैं, बढ़ा देते हैं। और दूसरी तरफ अगर आप उठा के देखिए तो हमारी वहां पर खुद ONGC थी, ऑयल
के निकालने के लिए हमारे पास खुद सार्वजनिक क्षेत्र था। तो लोग कहने लगे कि भाई सार्वजनिक क्षेत्र तो लूट लिया जाता है। मानता सार्वजनिक क्षेत्र में भी बड़ा भ्रष्टाचार था। नौकरशाहों ने खूब पैदा किया पैसा। आज नौकरशाहों की हालत देखिए, पैसा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। किसी भी सतुआ बाबा के यहाँ जाके डीएम भी रोटी बनाते हुए आपको दिख जाएगा। ये हालत इस देश में, मैं कहता हूं कि अंबानी महोदय, अडानी महोदय को अगर आप देखो, अभी मैं दूर की बात नहीं कह रहा हूं, गुजरात में कैसे मिट्टी के दाम पर उन्होंने जमीन ली, मोदी ने दिया, और उसी मिट्टी की जमीन को बैंक में रख करके उन्होंने बहुत बड़ा शेयर मार्केट खड़ा किया, जिसमें अंबानी का अपने जेब से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। आपके इसी बिहार में, भागलपुर में 1020 बीघा जमीन, जिसमें लीची भी पैदा होती थी, खेती भी पैदा होता था, खेती भी होती थी, वहां मैंने देखा 1 रुपए के हिसाब से 1020 बीघा जमीन अडानी को दे दी गई। ये अडानी इतना सस्ता लेके क्या देंगे आपको? बिहार में क्या देंगे? वो गैस का दाम, महंगी गैस देंगे। और जानते हैं उसमें दसियों लाख परिवार वहां रहते थे, उनके बहुत बड़े बड़े बागान थे, सब उजाड़े जा रहे हैं, सब लूटे जा रहे हैं। यही कथा और गाथा आप छत्तीसगढ़ के बारे में सोचिए, झारखंड के बारे में सोचिए। ये लोग पूरे हिंदुस्तान की संपत्ति और संपदा पर कुंडली मार के बैठ गए। और किसकी वजह से हुआ? कम से कम मैं जानता हूं, बीपी सिंह के जमाने में, बीपी सिंह और चंद्रशेखर जी के जमाने के पहले, कांग्रेस के भी जमाने में किसी पूंजीपति की यह हैसियत नहीं थी जो सरकार को निर्देश करे कि तुम्हें ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। इसलिए जब बीपी सिंह की सरकार गिराई गई तो अंबानी ने बड़े पैमाने पर मिठाई का वितरण दिल्ली में कराया, क्योंकि बीपी सिंह ने ये कहा था, भाई हम किसी एक औद्योगिक समूह को नहीं, हम सबको बराबर का मौका देंगे, और उस बराबर के मौके में जो लोग काम करेंगे उनको हम आगे बढ़ाने में हमारी सरकार मदद करेगी। आज क्या है? अडानी मोदी जी को अपने जहाज में बैठा के दिल्ली में ले आए, मेमोरेंडम कराते, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, अडानी का पूरा समूह जाता है। यह भी खबर आ रही कि अभी जो हिडेनबर्ग ने कहा था, वह कुछ बात जो जांच में आई, ये हो सकता है कि अडानी गिरफ्तार हो जाए, और अडानी को बचाने के लिए, अमेरिका से समझौता करने के लिए मोदी जी की सरकार तैयार है। तो मैं ये कह रहा हूं कि सामान्य स्थिति से आप गुजर नहीं रहे हैं। नौजवानों से भी कह रहा हूं कि थोड़ा सा व्हाट्सएप से हट के, जैसा अभी अरविंद जी कह रहे हैं, कुछ किताबें लाए हैं, भारत को समझिए, हिंदुस्तान को समझिए। एक दिन में नहीं बना है, इसको बनाने में सब लोगों का योगदान था, वेदों का भी योगदान। डॉक्टर अंबेडकर ने भी अहम ब्रह्मास्मि जब पढ़ा वेद के बारे में, उन्होंने कहा कि अगर यह पहले हो हम लोगों को मालूम हुआ होता तो दुनिया में भारत समता का सबसे बड़ा जनक माना जाता। तो हर चीज का विरोध नहीं किया गया, उन चीजों का विरोध किया गया जो जनता के बीच में नागरिक की हैसियत से हटा के एक जाति विशेष के दमन का शिकार बना देती।
गांधी जी भी कहते थे, हम ऐसे हिंदू शास्त्र को नहीं मानते जो मनुष्य को मनुष्यता के नीचे लाके खड़ा कर दिया जाए। तो हमारी एक समृद्ध परंपरा थी, कम्युनिस्ट आंदोलन की, समाजवादी आंदोलन की, डॉक्टर अंबेडकर की, गांधी जी की। आज उनको हम पूजा ही न करें, कर्पूरी जी की पूजा ही न करें। आज के दौर में देखें कि हमारे लिए आज हम क्या कर सकते हैं जो इन लोगों के बनाए हुए रास्ते से भारत आगे बढ़ जाए। सवाल इसका। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज का जो सबसे बड़ा काम है वह काम एक बड़ा गठजोड़ हो गया है। 3 ताकतें एक साथ जुड़ गई हैं। हिंदू धर्म के विरुद्ध एक हिंदुत्व की विचारधारा सावरकर ले आए थे। हिंदू धर्म में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी। हिंदू धर्म में यह बात थी कि आप कहीं हो, इस्लाम से आए हो, क्रिश्चियन से आए हो, आप यहूदी आए हो, वो केवल स्वीकार नहीं करते थे, वो उनको सम्मान के साथ अपने साथ मिल के रहते थे। हिंदुत्व क्या कहती? हिंदुत्व एक तानाशाही की व्यवस्था ले आना चाहती है जिसमें एक समुदाय को इन्होंने अपना निशाना बनाया है और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल करके हिंदू गोलबंदी में कर रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ, ये बड़ा खतरा है। और दूसरी तरफ कारपोरेट है। ये पूरा मीडिया देखिए, पूरा फंड देखिए। ये कौन सा सतुआ बाबा को किसने बढ़ाया? बाबा रामदेव को किसने बढ़ाया? ये बड़े पूंजी घरों के ही पैसे वाले हैं जिनका उपयोग करके ढेर सारे बाबा और महंत बने घूम रहे हैं। आजकल देखिए तो उनकी बहुत बड़ी तादाद है। संतों की हमारे देश में व्यवस्था थी कि वो सत्ता के पीछे नहीं जाते थे। सूफियों की व्यवस्था थी कि वो सत्ता के साथ नहीं खड़े होते थे, वो जड़ता के साथ। आज आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलते हुए जो माहौल आपने बना दिया, क्रिश्चियंस के अपने त्योहार पर जो आपने हमला किया, बात वहीं तक नहीं रुकी। आज आप जानते हैं ये जो जूतम पैजार चल रहा है संगम में, और अभी भी ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य हैं वो धरने पर बैठे हुए। उनकी एक मांग है कि हमारे साथ जो पढ़ने वाले बच्चे 12 साल 14 साल चोटी लगाए थे, उनकी चोटियों को फाड़ फाड़ के चारों तरफ उनको दौड़ाया, बैठा के बच्चों को मारा। ज्यादा मांग नहीं कर रहे हैं, वो केवल इतनी बात कह रहे हैं कि सरकार कम से कम उनके प्रशासन के लोग माफी मांग ले। योगी जी प्रधान मुख्यमंत्री हैं कि संत के रूप में काम करते। धर्म का राजनीति से क्या लेना देना? धर्म तो हमारा नैतिक मूल्य है। राजनीति एक शासन और प्रशासन की व्यवस्था है। हमारे देश में कोई भी ब्राह्मण, कोई भी संत, ब्राह्मण उन अर्थों में मैं उपयोग कर रहा हूं जो उन्नत किस्म का था, सत्ता कभी अपने कब्जे में नहीं लिया। सत्ता उन्होंने दूसरे से दी और कह दिया कि जो राजा है, राजा जन धर्म का पालन करे, अगर वो नहीं पालन करता है तो राजा योग्य नहीं है। तो आज वो सब चीजें पलटी जा रही हैं। मैं अंत में ये उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग जो चंदौली में शुरू किए हैं, और चुनाव भी अगर आता है तो मैं तो चाहूंगा कि अच्छे जनप्रतिनिधि लायक जो लोग हुए वो लड़े। उनको लड़ने में क्या दिक्कत है? तो कार्यकर्ता के बूते लड़ेंगे। इसीलिए हमने ये कहा कि सबसे बड़ी चुनौती है अभी हमको भाजपा और आरएसएस की राजनीति से। इसलिए हम सपा, बसपा, कांग्रेस विरोध के दलों के साथ अगर वो हमारे मुद्दे पर आए तो हम एका करने के लिए तैयार हैं। लेकिन
इन दलों में भी देखिए, जो माफिया है, पैसे वाला है, रातों रात टिकट पा जाता है। इंद्रजीत शर्मा जैसा आदमी एक एमएलसी भी आज तक नहीं बन पाया। पार्टी का झंडा लिए पूरी जिंदगी बीत गई। कयामू है, कितने दिन से काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी उनके लिए जगह नहीं मिल रही। तो इसलिए मैं इन दलों से कहा कि भाई, ये अगर रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान है, अगर ये कुछ जनपदों में, कुछ विधानसभाओं में चुनाव लड़ना चाहता है, आपकी पार्टी का भी हो सकता है, लेकिन जन प्रतिनिधि होने की अगर उसके अंदर क्षमता है, प्रतिबद्धता है, तो आप उसको टिकट दीजिए, हम लोग पूरी ताकत से उसका समर्थन करें। तो अभी हमने अखिलेश के यहाँ भी, बसपा से तो बात ही करना मुश्किल है बहन जी से, कांग्रेस से भी हमने बार बार मांग की है कि अल्प पिछड़ों का कोटा अलग कर दीजिए। अभी यही चुनाव होने जा रहा है, पंचायती जो चुनाव हो रहा है, इसमें अल्प पिछड़ों का भी अलग रिजर्वेशन कर दीजिए, तो उनके भी बच्चे जिला पंचायत, बीडीसी और ग्राम प्रधान बन सकते। लेकिन अभी तक ये लोग ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं कि अगर आज पिछड़ा समाज राजनीति के मुख्य धारा में ये लोग समाहित नहीं करते, तो इसका फायदा सीधे सीधे भाजपा उठा रही है। इतना बड़ा खतरा पैदा कर दिए है, जो कि अब पिछड़ा समाज का एक बड़ा हिस्सा जाकर के भाजपा को वोट करता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर अब पिछड़ा समाज भाजपा से हट जाए तो भाजपा अपने घुटनों पर आ जाएगी, भाजपा आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इस उम्मीद से कि आपकी बात इन दलों के पास पहुंचे और जो यह काम यहाँ शुरू किया गया है, अरविंद जी से मैं चाहूंगा छोटी बड़ी बैठकें पूरे चंदौली में चलाया जाए और कर्पूरी जी का जो 100 साल पूरा हुआ है, उनके उपलक्ष्य में हम लोग एक अभियान चलाएं, रोजगार सामाजिक अधिकार अभियान को आगे बढ़ाएं। तो यह कहते हुए मैं एक बात और कहकर खत्म करना चाहता हूँ। हम कहते हैं हमको रोजगार दे दो, खेती को खर्चा बढ़ा दो, तो ये बार बार कहते हैं पैसा कहाँ से आएगा। साथियों, पैसे की समस्या नहीं है हमारे देश में। जिन्होंने सरकारी संसाधनों को लूट करके हमारी आपकी मिट्टी जमीन को खरीदे क्या है, लूट लिए। जो सरकारी संस्थान थे, आज वो खरबपति बढ़ गए। उन खरबपतियों के ऊपर मैं कहना चाहता हूं, अगर थोड़ा सा भी आप टैक्स लगा दो, तो आज जो हमारा 50 लाख करोड़ रुपया, 52 लाख करोड़ रुपए का हमारा बजट है, आने वाले दिनों में वो 100 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा और हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर खर्च कर सकेंगे। ये भी छोटी बातें लोग नहीं मानते। तो इसलिए एक बड़े जमीनी आंदोलन की जो आपने शुरुआत की है, उसकी सफलता का उम्मीद करते हुए मैं आपके आंदोलन के साथ शरीक हूँ। जैसे पहले मैं आपके बीच में रहता था, उसी तरह का समय मैं आपके बीच में देता रहूंगा। यह कहते हुए मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अपने